गुड मॉर्निंग भारत। एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर है 1.5 साल तक कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। किसान संगठनों के साथ बुधवार को 10वें दौर की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने एक निश्चित समय के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाए रखने का प्रस्ताव दिया। कानूनों पर विस्तार के लिए एक समिति गठित करने की बात कही गई, जिसमें सरकार और किसान दोनों के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होंगे। इस समिति का सुझाव आने तक कानूनों पर रोक रहेगी। मंत्रियों ने प्रस्ताव दिया कि जब तक समिति को रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कृषि कानून निलंबित रहेंगे। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान संगठन तुरंत सहमत नहीं हुए। विचार करने के लिए एक दिन का समय लिया है। अगली बैठक 22 जनवरी को होगी, जिसमें किसान संगठनों के नेता अपनी राय से अवगत कराएंगे। बैठक के बाद किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि वे कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अभी भी अडिग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की उस अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी में आंदोलनकारी किसान संगठनों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रोक की फरियाद की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि किसान संगठनों के नेताओं के साथ बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जिस दिन किसानों का आंदोलन समाप्त होगा उस दिन भारतीय लोकतंत्र की जीत होगी। आपको बता दें कि अमेरिका में जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ली शपथ। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत संयुक्त राज्य अमेरिका में बुधवार को आधिकारिक रूप से सत्ता रिपब्लिकन के हाथ से निकलकर डेमोक्रेट नेताओं के पास चली गई और जो बाइडेन ने 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बाइडेन को अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल हिल के वेस्ट फ्रंट में दोपहर 12 बजे पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनसे पहले बतौर उपराष्ट्रपति कमला देवी हैरिस ने शपथ ली। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जज सोनिया सोटोमेयर ने उन्हें शपथ दिलाई। कमला हैरिस आधिकारिक रूप से अमेरिका की पहली अश्वेत और दक्षिण एशियाई मूल की उपराष्ट्रपति हैं। साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। हालांकि निवर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। वहीं आपको बता दें 4 श्रम संहिताओं पर मजदूर संगठनों ने रोक की मांग की है। देश के 10 मजदूर संगठनों के संयुक्त मंच ने बुधवार को सरकार से 4 श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और इस पर फिर से चर्चा करने की मांग की। इस केंद्रीय मजदूर संगठनों इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संयुक्त मंच द्वारा जारी बयान में यह मांग की गई। इन संगठनों के संयुक्त मंच ने श्रम मंत्री संतोष गंगवार को लिखे पत्र में पिछले 5 वर्षों से भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन नहीं करने का भी विरोध किया। इस मंच के साथ कुछ स्वतंत्र संगठन भी जुड़े हैं। आपको बता दें, बयान में कहा गया है, केंद्रीय मजदूर संगठनों की मांग है कि सभी 4 संहिताओं को रोक दिया जाना चाहिए और फिर इन श्रम संहिताओं पर केंद्रीय मजदूर संगठनों के साथ सच्ची भावना से द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बातचीत होनी चाहिए। श्रम मंत्रालय इन नए कानूनों को लागू करने के लिए श्रम संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप दे रहा है। मंत्रालय ने बुधवार को सामाजिक सुरक्षा और व्यवसायों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों पर चर्चा के लिए मजदूर संगठनों और अन्य हितधारकों की बैठक बुलाई थी। मंत्रालय इस महीने के अंत तक श्रम संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप देना चाहता है ताकि इन कानूनों को लागू किया जा सके।
वहीं आपको बता दें कि अखनूर में घुसपैठियों को रोकने में 4 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आतंकवादियों ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की है। सेना के सतर्क जवानों ने गोलीबारी कर आतंकवादियों को वापस भगाने पर मजबूर कर दिया। मंगलवार देर रात इस घटनाक्रम में सेना के 4 जवान घायल हो गए। वहीं आतंकवादियों की मदद के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने अखनूर सेक्टर के कैरी बट्टल इलाके में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की। इसमें सेना के 4 जवान घायल हो गए। वहीं अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात एलओसी पर से वहीं अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात एलओसी पार से कैरी बट्टल इलाके में गोलीबारी कर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया गया। इस घटना में 4 जवान घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए उधमपुर में सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पत्थर लदे एक ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ट्रक पलटकर 2 अन्य वाहनों पर गिर जाने से 14 बारातियों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा धूपगुड़ी ब्लॉक के जलढाका इलाके में मंगलवार रात को हुआ। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बारातियों के वाहन सड़क पर गलत दिशा से धूपगुड़ी की ओर जा रहे थे और घने कोहरे की वजह से यह टक्कर हुई। पहले कार और ट्रक में भिड़ंत हुई, जिससे वह तेजी से किनारे की तरफ चली गई और टक्कर के कारण ट्रक से पत्थर गिरने लगे। अधिकारी ने कहा कि चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक एक ओर झुककर अन्य 2 कारों पर गिर गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पुरुलिया में एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 और अन्य घायलों को 25,000 रुपए देगी। बनर्जी ने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन मैं परिवारों से कहना चाहती हूं कि सरकार उनके साथ है। वहीं आपको बता दें, भारत ने भेजे भूटान और मालदीव को टीके। भारत ने सहायता अनुदान और पड़ोस प्रथम नीति के तहत पड़ोसी एवं सहयोगी देशों को कोरोना के टीके की आपूर्ति बुधवार को शुरू कर दी। इस श्रृंखला में भूटान और मालदीव को टीके की खेप पहुंचाई गई। वहीं आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों तक टीके की खेप पहुंचाने का चित्र ट्विटर पर साझा किया। देश में बुधवार शाम 6 बजे तक 7,86,842 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं आपको बता दें कि ये टीके 14,119 सत्रों के दौरान लगाए गए। इस दौरान टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव का कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश में करीब 7 महीने बाद कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2 लाख के आंकड़े से नीचे आ गई है और यह कुल संक्रमितों की महज 1.86% है। उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या घटकर 1,97,201 रह गई है। वहीं आपको बता दें कि तांडव के निर्देशक व अन्य को मिली अग्रिम जमानत। बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को तांडव के निर्देशक आलिया अब्बास जफर, अमेजॉन प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है।
इन सभी के खिलाफ वेब सीरीज के माध्यम से लोगों की धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से आहत करने के सिलसिले में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और शाहजहांपुर में 3 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बुधवार को इसके निर्माताओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जबकि महाराष्ट्र में एक अन्य दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पौड़ी नाइक ने चारों की गिरफ्तारी से 3 सप्ताह की राहत दी है। इससे सभी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संबंधित अदालत में जाने का मौका मिल जाएगा। आज दिन में उत्तर प्रदेश पुलिस की 4 सदस्यीय टीम तांडव के खिलाफ लखनऊ में दर्ज मामले की तहकीकात करने मुंबई पहुंचे। पुलिस के अधिकारी लखनऊ में दर्ज मामले के संबंध में वेब सीरीज के निर्माताओं और अभिनेताओं आदि का बयान दर्ज करेंगे। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी 30 जनवरी को। संसद के आगामी बजट सत्र को लेकर 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में सरकार सत्र संबंधी कामकाज से सभी दलों को अवगत कराएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को यह जानकारी दी। जोशी ने बताया कि यह बैठक डिजिटल माध्यम से होगी और इस सिलसिले में सभी दलों के सदन के नेताओं को सूचना दे दी गई है। संसद सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक आहूत किए जाने की परंपरा हो रही है। हालांकि इस बार सत्र की शुरुआत के एक दिन बाद यह बैठक हो रही है। सत्र 29 जनवरी से आरंभ हो रहा है। जोशी ने बताया कि सर्वदलीय बैठक 30 जनवरी को होगी, जिसमें सरकार विधायी कामकाज की रूपरेखा पेश करेगी और विपक्ष के सुझावों को भी सुनेगी। बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी से होगी। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 से रात 8 बजे तक होगी। सत्र पहले चरण में 29 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक और दूसरे चरण में 8 मार्च 2021 से 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा। वहीं आपको बता दें कि चिकन और अंडा खाने वाले तलाश रहे हैं विकल्प। जी हां, बर्ड फ्लू की वजह से बटर चिकन, अंडे और काली मिर्च चिकन सलामी व्यंजन के शौकीन भयभीत हैं। वे इन व्यंजनों से दूरी बना रहे हैं। इसकी वजह से संकट में आए रेस्टोरेंट मालिक अपना कारोबार चालू रखने के लिए विकल्प तलाशने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मृत कौवे के नमूने में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद लाल किले को मंगलवार को आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया। इस घटना से 3 दिन पहले दिल्ली के चिड़ियाघर में मृत मिले उल्लू के नमूने में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसकी वजह से लोगों में भय का माहौल है। अजय कपूर उन लोगों में शामिल हैं जो नियमित रूप से चिकन और अंडे का सेवन करते थे। MBA छात्र अजय ने कहा कि मैं जिम जाने वाला व्यक्ति हूँ। चिकन और अंडे मेरी खुराक का अहम हिस्सा है, लेकिन अब मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने महामारी से कुछ सीखा है तो वह यह है कि इन मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं उच्च प्रोटीन वाले अन्य विकल्पों पर गौर कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर अंडे और चिकन से दूर रहूंगा। भारत के सबसे बड़े सोशल नेटवर्कों में से एक पब्लिक ऐप के नवीनतम सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली NCR के करीब 3500 लोगों में से 6.168% ने कहा कि वे बर्ड फ्लू के डर से अंडा और चिकन नहीं खाएंगे। इस संबंध में एक बड़े होटल के खानसामे ने कहा कि कुछ लोग अब चिकन और अंडे की जगह मटन, सी फूड और मछली पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य लोग मांसाहार जैसे लगने वाले सोयाबीन और कटहल पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, CBI ने घूसखोरी में अपने DSP और निरीक्षक को किया गिरफ्तार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI ने 4300 करोड़ रुपए की बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले की आरोपी कंपनियों की मदद के लिए कथित तौर पर एजेंसी के अंदर ही घूसखोरी रैकेट के आरोप में अपने पुलिस उपाधीक्षक RK ऋषि और निरीक्षक कपिल धनखड़ के साथ एक वकील को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 5 दिन के लिए एजेंसी की हिरासत में भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि यूरोपीय शहरों की तर्ज पर बनाई जाएंगी दिल्ली शहर की सड़कें। दिल्ली वालों को जल्द यूरोप के शहरों की तर्ज पर खुली व सुंदर सड़कें मिलेंगी। बुधवार को इन योजनाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबंधित एजेंसियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। सरकार इन सड़कों को आने वाले 15 सालों में होने वाली जरूरत के आधार पर तैयार कर रही है। योजना के तहत इन सड़कों से कचरा हटाने, सड़कों की धुलाई, हरियाली, फुटपाथ की नियमित पेंटिंग, सड़क के फर्नीचर का रखरखाव और सुरक्षा का कार्य होगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार ने संबंधित काम करने वाली एजेंसी को सौंपी है। दिल्ली में ऐसी 540 किलोमीटर लंबी सड़कों के सौंदर्यीकरण की योजना पर काम किया जा रहा है। इन सड़कों में 100 फुट चौड़ी सड़कें भी शामिल हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए सरकार ने 2023 तक की समय सीमा तय की है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने योजना की समीक्षा बैठक में कहा कि सड़कों के सौंदर्यीकरण में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा पीडब्ल्यूडी के सचिव, इंजीनियर और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नवंबर 2019 में पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कुछ सड़कों को दोबारा डिजाइन करने की मंजूरी दी थी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की 7 सड़कों को दोबारा डिजाइन करने की मंजूरी दी थी। सड़कों के दोबारा डिजाइन करने से मार्गों पर जाम खत्म होंगे। अभी कोई सड़क 4 लेन से 3 लेन की होती जाती है या 6 लेन से 4 लेन की हो जाती है। इससे अचानक सड़क पर एक जगह वाहनों का दबाव बढ़ जाता है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। सड़कों के रीडिजाइन के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी और सड़क एक समान चौड़ी दिखेंगी। इसमें जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। सड़क किनारे आसपास की सड़कों का स्पेस खत्म करके उस जगह का अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कम से कम 5 फुट के फुटपाथ को बढ़ाकर अधिकतम 10 फुट का किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि विद्यार्थियों को नाक के जरिए कोविड टीका देना होगा आसान, ऐसा कहना है डॉक्टर गुलेरिया का। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बुधवार को कहा कि नाक के जरिए दिया जाने वाला कोविड-19 का टीका स्कूली बच्चों को देना आसान होगा, क्योंकि उनमें कोरोना संक्रमण बहुत हल्के स्तर का लेकिन संक्रामक होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का टीका बच्चों को देना बहुत आसान होगा, क्योंकि यह एक स्प्रे है, इसमें सुई का इस्तेमाल नहीं करना है, इसीलिए बच्चों में यह टीके देना अधिक आसान होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने यह बातें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 16वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान की। वे आपदा बल के कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठिठुरन। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा व ठिठुरन बढ़ेगी। आईएमडी अधिकारी कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार से ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू करेगा और इसके परिणाम स्वरूप सोमवार तक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तेज सतही हवाओं की वजह से शहर में बुधवार को वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार दर्ज किया गया। इसी बीच दिल्ली में सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 308 दर्ज किया गया। हवा की गति कम रहने और वातावरण में नमी का स्तर अधिक होने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गई थी और 1 महीने में ऐसा छठी बार हुआ है। वहीं आपको बता दें, ट्रैक्टर के साथ महिलाएं संभालेंगी किसान आंदोलन की बागडोर। कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर के साथ साथ आंदोलन की बागडोर भी महिलाएं संभालेंगी।
दरअसल 26 जनवरी की प्रस्तावित किसान गणतंत्र परेड में महिलाएं भी शिरकत करेंगी। रिंग रोड पर उतरने वाले किसानों के हुजूम में हर चौथा किसान महिला होगी। 10 लाख से ज्यादा की भीड़ जुट जाने का दावा करने वाले किसान संगठनों का कहना है कि कम से कम 1/4 महिलाएं परेड में हिस्सा लेंगी। 1000 से ज्यादा महिलाएं ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाले विभिन्न मार्गों पर किसान गणतंत्र परेड में शामिल होने को तैयार हैं। शाहजहां और सिंघू बॉर्डर पर चल रही तैयारियां यह बता रही हैं कि परेड में शामिल महिलाएं ट्रैक्टर के साथ अपने राज्यों के कृषि हालात की जानकारी को भी सड़क पर उतारेंगी। परेड में महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आने वाली महिला किसानों का अलग अलग दस्ता कूच करता नजर आएगा। कमोवेश वैसे ही जैसा राजपथ पर झांकियां निकलती हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र की खेतीबाड़ी संस्कृति की, तो राजस्थान की महिलाएं राजस्थान की खेतीबाड़ी की मौजूदा स्थिति का प्रदर्शन करेंगी। हरियाणा, पंजाब का महिला किसान जत्था बताएगा कि वहां की आधी आबादी किस तरह घर के कामों के साथ साथ खलिहानों में भी बराबर की हिस्सेदारी निभाता है। आदिवासी खेतीहर महिलाओं की टोली यह बताएगी कि खेती केवल प्रचलित अनाजों की ही नहीं होती, बल्कि जड़ी बूटी व कई दुर्लभ चीजों की भी होती है। इतना ही नहीं, देश प्रदेश के लिए मेडल जीतने वाली किसानों की बेटियां भी इस परेड का हिस्सा बनेंगी। ट्रैक्टर चलाती अपनी माताओं के संग मेडल जोड़ चुकी हरियाणा, पंजाब की बेटियां यह बताएंगी कि खेती है तो उनका परिवार है और परिवार है तो वो है। परेड से बाहरी रिंग रोड की परिक्रमा की जाएगी। परेड शांतिपूर्ण रहेगी। गणतंत्र दिवस की परेड में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। हर वाहन पर राष्ट्रीय झंडा व किसान संगठन का झंडा होगा। राजनीतिक झंडे पर पूर्ण मनाही होगी। किसान संगठनों ने कहा कि हम दिल्ली की जनता को भी किसान परेड देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। परेड में शहीद किसान परिवार की झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। शाहजहांपुर बॉर्डर पर जमी महाराष्ट्र की किसान नेता प्रतिभा शिंदे ने जनसत्ता को बताया कि हम नई तस्वीर उकेरने को तैयार है। महिलाओं का जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यूथ फॉर स्वराज की नेता अमनप्रीत कौर ने कहा, हरियाणा की महिलाएं 100 साल पहले से खलिहान में पुरुषों के साथ बराबरी की हिस्सेदारी निभाती आई हैं। उनका तो ट्रैक्टर चलाना आम बात है। यहाँ खास ये है कि वो ट्रैक्टर के साथ आंदोलन की बागडोर भी संभालेंगे। प्रत्येक जिले से इसके लिए हजारों ट्रैक्टरों को लाने की तैयारी की जा रही है और यह किसी भी देश की चुनी हुई सरकार के विरुद्ध उसके किसानों और खासकर महिला किसानों का यह तब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। इसी के साथ ही आज के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।